ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं कैसा हूँ। सो आई एम ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन हियर एंड साथ ही साथ आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल सॉल्यूशन सीरीज सीबीएसई क्लास 6 to 12। तो एक्चुअली में क्या है कि ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट और स्पेशल होने वाला है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग जो है क्लास 8 में आ चुके हैं और ये आपके क्लास 8 का जो है from your science, it is the very first chapter of your science book and the name of the chapter is crop production and management। तो इस चैप्टर को तैयार करने में जो है काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी मेहनत लगा है। एक्चुअली में मैं किसी तरह 5-6 घंटा लगा इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में। तो ये चैप्टर जो है आप अगर ध्यान से देखते हैं इस वीडियो को तो एक्चुअली आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, केयरफुली देखते हैं, फोकस होकर के देखते हैं तो आई थिंक कि एक भी इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है आपके लिए। दूसरी चीज़ कि आप अगर इस वीडियो को फोकस होकर के देखेंगे तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कहीं से भी पूछता है इस चैप्टर से तो आप एकदम जो है बेहिचक फराटे के साथ जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए जो है आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने से आपको 2 फ़ायदा होगा। पहला कि आपका जो है पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा और साथ ही साथ आप चाहें तो नोट्स भी अपना तैयार कर सकते हैं, नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर हुआ या कितना क्लियर नहीं हुआ, तो इसको जानने के लिए बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो कवर किया हूँ। तो अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है उस क्वेश्चन का आंसर भी खुद से देना है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं तो ठीक है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप अपना जो है असेसमेंट खुद से कर सकते हैं। और अगर आप सपोज कि क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे देन यू नीड टू मूव फोकस। तो आप या तो नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप चाहें तो आप अपने टाइम के हिसाब से भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो आपका क्लास 8 साइंस चैप्टर 1, ये जो चैप्टर है ये है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये काफ़ी स्पेशल चैप्टर है। एक्चुअली में देखिए जो चैप्टर है फार्मिंग से रिलेटेड है। अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो आपको तो बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वैसे बच्चे जो फार्मर्स फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? अगर मान लीजिए कि अगर आपके रिलेशन में कोई फार्मर है, आप अपने आसपास फार्मर को देखें, या फिर सपोज कि आप गाँव गए हुए हैं, विलेज में गए हुए हैं, गाँव में घूमे हुए हैं, वहाँ पे देखे हुए हैं फार्मर्स को, ठीक है, वे कैसे खेती बाड़ी करते हैं। तो पूरी तरह से खेती बाड़ी पे आधारित जो है ये चैप्टर है। एक्चुअली में क्या है, एग्रीकल्चर में ये बड़े सारे इसके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं और वहाँ भी जो है आप जॉब कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो किसान होते हैं वो हमारे अन्नदाता होते हैं। तो सब कुछ जो है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो है ये चैप्टर जो है आपका 8 क्लास जो है फर्स्ट साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें जो है हम लोग क्रॉप का मतलब क्या होता है, फसल, उसका प्रोडक्शन कैसे करना है, क्या क्या उसके लिए टेक्निक आपको फॉलो करना है जिससे कि यू कैन प्रोड्यूस योर क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल। दूसरी चीज़ सिर्फ प्रोडक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ आपको क्या करना होगा कि मैनेजिंग, गुड मैनेजमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में मैं आपको 2 नए फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये जो दोनों 2 नए दोस्त हैं आप लोगों के, इसमें एक पहेली है और एक बूझो है। पहेली जो कि एक लड़की है और जो बूझो है वो एक लड़का है। तो ये दोनों दोस्त आपको मिलने वाले हैं। ये दोनों जो बच्चे हैं काफ़ी पढ़ाई के प्रति इनके पास एगरनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये पढ़ाई को काफ़ी सीरियस ले रहे हैं और इनके अंदर जानने की इच्छाएं काफ़ी ज़्यादा है। ये अपने आसपास क्या हो रहा है
उसको काफ़ी चीज आप बोल सकते हैं कि काफ़ी ये गौर से ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद जो भी इनके सीनियर्स हैं ये उनसे कुछ कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर। आप लोग भी गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के घर, दादी के घर जाते हुएगा, तो उसी तरह से ये दोनों पहेली बूझो जो है गर्मी की छुट्टियों में अपने अंकल के घर गए हुए हैं। अच्छा, और आपको जान करके खुशी होगा कि उनके जो अंकल हैं वो फार्मर हैं। अच्छा, तो वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी। अब देखिए, जब वो अपने फार्मर अंकल के घर पे गए तो वहाँ पे देखे कि कुछ टूल्स रखे हुए थे। उन टूल्स में क्या क्या आता है ज़रा देखिए ध्यान से। खुरपी है, सिकल है, शोवेल है, प्लॉ है। ये सब जो है कुछ ऐसे टूल्स हैं। दीज टूल्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर्स। सो ऐसे टूल जो है फील्ड में, खेत में रखे हुए थे। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि ये जो टूल्स है, हो सकता है कि बहुत बच्चे जो शहरों में रहते हैं वे नहीं देखे होंगे। तो डोंट वरी, आपको जो है हम एक एक करके इन टूल से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो आइए जो है हम जो है इमेजेस के माध्यम से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। नाउ वी विल आइडेंटिफाई ईच ऑफ द टूल्स विद द हेल्प ऑफ फिगर। देखिए, हम लोग फिगर देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये खुरपी। खुरपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि खुरपी क्या होता है। तो ये देखिए, ये जो है आपका ये खुरपी है, इसको हम लोग खुरपी बोलते हैं, है ना। इसका क्या इस्तेमाल है, तो खेतों में जो कुछ अनवांटेड पौधे होते हैं तो उनको हम लोग हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग, अच्छा, अब जानते होंगे कि जब ये घास वगैरह जो छोटे छोटे पौधे जो हैं अनवांटेड प्लांट्स जब उगाते हैं तो हम लोग खुरपी की मदद से उसको निकाल देते हैं, है ना। गांव देहात की भाषा में जो इसको लोग सोहनी कहता है कि हाँ, हम लोग इसका सोहनी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका खुरपी हो गया। आइए नेक्स्ट टूल से इंट्रोड्यूस कराते हैं हम आपको। ये है सिकल। सिकल जो है आप लोग देखे होइएगा, इसको हम लोग हंसुआ भी बोलते हैं देहात भाषा में। जो है आप जाइएगा, पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसको हम लोग सिकल यानी कि हंसुआ के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये जो हंसुआ होता है इसका मतलब होता है, मतलब क्या, मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग कटाई के लिए करते हैं। छोटे छोटे पौधे को जब काटना होता है तो उसके लिए हम लोग सिकल यानी कि हंसुआ का इस्तेमाल करते हैं। तो आप फिगर के माध्यम से विजुअलाइज कर सकते हैं। आप नाम सुने होंगे या फिर हो सकता है कि आप देखे भी होंगे, बट नाम से आपको नहीं पता चल रहा होगा कि कौन सा टूल्स कैसा होता है। सो फॉर दैट पर्पस जो है मैं आप लोगों के लिए फिगर के साथ नाम लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये शोवेल है। तो शोवेल को हिंदी में हम लोग बेलचा के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक कि आप बेलचा का नाम सुने होइएगा, है ना। इसमें बहुत सारे लेबर लोग होते हैं जो बेलचा से आप देखते होइएगा कि मिट्टी वगैरह, बालू, गिट्टी, है ना, ये सब उठाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। तो ये भी एक एग्रीकल्चरल टूल्स है जो कि उसमें इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट जो है प्लॉ। तो प्लॉ मतलब हल होता है, इसको हल बोलते हैं। ये काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लॉइंग है जिसमें हम लोग हल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो है फार्मर लोग यूज़ करते हैं अपने खेतों की जुताई करने के लिए, प्लॉइंग करने के लिए, है ना। तो ये भी आप देख ही चुके हैं। तो चलिए, अब हम आगे जो है, अब आपकी जो फ्रेंड बूझो है, आपका जो फ्रेंड है, ये वांट्स टू नो सिंस वी ऑल नीड फूड। ये जानना चाहता है कि हम सबको भोजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जानना चाह रहा है कि अगर सपोज़ कि हमको भोजन जो है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अगर प्रोवाइड कराना है हमारे देश में। आपको पता है कि हमारे देश की जनसंख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए जो है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर लार्ज पॉपुलेशन को भोजन कराना है, खाना देना है, तो इसके लिए आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होना चाहिए वो काफ़ी अच्छे लेवल का होना चाहिए, नहीं तो फिर आप कैसे भोजन करा पाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए बूझो जो है ये जानना चाह रहा है कि सपोज दैट कि अगर हमको काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अगर भोजन का व्यवस्था कराना है तो उसके लिए जो है हमको क्या क्या करने की ज़रूरत है ना। सिंस वी ऑल नीड फूड वी कैन प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री।
ठीक, तो देखिए हम लोग इसको एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो चलिए इसका आंसर जो है हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। ये बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन, सबसे पहले कि आप जो प्रोडक्शन करेंगे, अनाज का उत्पादन जो आप करेंगे वो आपको रेगुलर बेसिस पे करना होगा। ठीक है, यानी कि रेगुलर बेसिस मतलब हर सीजन से समझिएगा, कहीं जाइएगा मत। इसमें जो है रेगुलर प्रोडक्शन की बात कर रहा है। तो रेगुलर प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि नियमित रूप से उत्पादन करना है आपको भोजन का, यानी कि फसल का। अब ये नहीं कि एक सीजन में आप लोगों ने फसल लगाया और अगले सीजन में आप जो है बंद कर गए, फसल ही नहीं लगाए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि फिर फसल का कमी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे बढ़ ही रहा है। और समय है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बहुत से ऐसे पॉपुलेशन हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, और कहीं ना कहीं हमारे देश में भूखमरी की समस्या जो है काफ़ी जोरों पे है। तो इसका कुछ कारण ये भी है कि प्रोडक्शन जो है उस रेशियो में नहीं हो पा रहा है जिस रेशियो में हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है। दूसरी चीज़ की वेस्टेज ऑफ फूड ये भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है हमारे कंट्री में। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा है कि प्रॉपर मैनेजमेंट। सपोज इट कि अगर प्रोडक्शन तो आप कर लिया, लेकिन इतने सारे प्रोडक्शन होने के बावजूद भी मैनेजमेंट आपका सही नहीं है। मैनेजमेंट सही नहीं होने का मतलब क्या है कि जो फसल आप उत्पादन कर रहे हैं वो हम आपके देश के हर एक वर्ग तक, तबके तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि हर एक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोने कोने तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो फिर इस केस में क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको भोजन नहीं मिल पाएगा और फिर उनके लिए भूखमरी की समस्या उत्पन्न होगी। तो इस चीज़ों को है ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन जो है उस बर्बाद ना हो। बहुत से ऐसे चूहे हैं, जानवर हैं जो उनको बर्बाद भी कर देते हैं। बहुत से ऐसे कीड़े हैं जो आपका जो अनाज है उसमें लग जाता है, जिससे कि अनाज जो है आपका धीरे धीरे उसको नष्ट करते रहता है। दूसरी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन जो काफ़ी नेसेसरी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता ही दिया कि हर एक आम आदमी तक जो है इसकी पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि सबके पास पेट है, सबको भूख लगती है और सबको भोजन की ज़रूरत है। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या है। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ कुछ से ऐसे प्रैक्टिसेज हैं जो कि आपको करना ज़रूरी है। देखिए, तो हम लोग देखते हैं कि ये एक कहानी जो है, अभी जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी 10,000 साल BCE पहले की है। यानी कि इसको जो है हम लोग बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, है ना। अच्छा, इसको आप जो है बिफोर क्राइस्ट एरा BCE बोल सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा। मतलब ये क्या है ना, BC का मतलब होता है कि जो आपका जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से 10,000 साल पहले की बात है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले अर्ली ह्यूमन की बात करें तो उनका लाइफ काफ़ी नोमैडिक था। दे वेयर नोमैडिक पीपल। नोमैडिक पीपल क्या होता है कि वैसे लोग जो इधर उधर भटकते रहते हैं भोजन की तलाश में। अच्छा, कहने का मतलब कि वो एक जगह स्टेबल नहीं होते हैं, उनका लाइफ जो है सेटल नहीं होता है। वो एक जगह गए, वहाँ पे कुछ दिन तक सेटल हो गए। सेटल होने का मतलब है कुछ दिन तक रुके। अच्छा, वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे से जो फल फूल मिला उनको खा लिए। लगा कि यहाँ का भोजन ख़त्म हो गया, अब चलो अब कहीं दूसरी जगह हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं। तो इस तरह से वो भटकते रहते हैं, उनका लाइफ स्टेबल नहीं। तो और आप जानते हैं कि अगर आपका भी लाइफ नोमैडिक पीपल की तरह हो जाए तो आप काफ़ी बेचैन हो जाइएगा। आप जो है घर क्यों बनवाते हैं एक परमानेंट हाउस, ताकि आप एक जगह टिक करके रहें, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। अच्छा, आप लोगों को कैसा लाइफ पसंद है, इधर उधर भटकने वाला लाइफ पसंद है या एक जगह आप लोग स्टेबल होकर के रहना चाहते हैं? तो आप जो है हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मुझे क्या पसंद है, तो मुझे तो स्टेबल लाइफ पसंद है। कोई नहीं चाहता है कि आज मैं दिल्ली, कल बम्बे, कल पटना, कोलकाता, चेन्नई, है ना, इस तरह से घूमते रहें। तो ये किसी को भी पसंद नहीं है। तो दे वेयर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। अब ये कह रहा है कि दे वेयर वॉन्डरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखिए, वे ग्रुप में
इधर उधर भटकते थे प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जहाँ भी उनको भोजन मिल गया और शेल्टर मतलब आवास रहने के लिए जगह मिल गया, वो वहाँ रुक जाते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले के ज़माने में लोग कच्चे फल ही खाते थे, वेजिटेबल कच्चे खाते थे, उनको पकाने नहीं आता था। इवन कि जानवरों का कच्चा मांस खाते थे वो, उनको पता नहीं था कि भोजन को प्रिपेयर कैसे करना है, भोजन को पकाने पे उसका टेस्ट बदल जाता है, ये स्टार्टिंग में उन लोगों को पता नहीं था। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। अब धीरे धीरे जो है उन्होंने क्या किया कि वो भोजन को भोजन नहीं मतलब खेतों को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, कल्टीवेट मतलब कि अब जो है वे कृषि बाड़ी में धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगे एग्रीकल्चर में, एंड प्रोड्यूस राइस। और धीरे धीरे जो है उनको राइस, वीट, अदर फूड क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन वो करना शुरू कर दिया। तो ये पूरी कहानी थी कि कैसे आपका एग्रीकल्चर जो है वो बॉर्न हुआ, यानी कि एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है वो कैसे हुई। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज क्रॉप। हम लोग ये जानना चाहेंगे कि क्रॉप क्या होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। अच्छा, क्रॉप का मतलब क्या है कि जब आप एक ही तरह के पौधे की खेती करते हैं, वो भी आप लार्ज स्केल पे, है ना। जैसे कि सपोज कि अगर आप चावल लगाए हैं अपने खेत में, तो आप चावल का ही फसल पूरे खेत में एक लार्ज एरिया में लगाए हों, तो हम लोग जो है इस क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये क्रॉप्स में जैसे कि राइस, पैडी, मेज, जोअर, ये सारे के सारे क्या हैं आपके क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे क्रॉप्स करने का मतलब क्या है कि जब आप एक ही तरह के फसल को खेतों में एक लार्ज एरिया में जब आप लगाते हैं तो हम लोग इसको क्रॉप्स बोलते हैं। चलिए, ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ये जानना चाह रहा है कि क्रॉप्स के कितने टाइप्स हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि अगर काइंड्स की बात करें तो क्रॉप्स के काइंड्स में क्या क्या आ जाएगा, तो सीरियल है ना, इसके अलावा क्रॉप्स है, फ्रूट्स। तो ये तो काइंड्स हो गया कि जो आपका क्रॉप्स है उसके कौन कौन से काइंड्स से, मतलब वेराइटी ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल क्रॉप्स, ये सब आ जाएगा। लेकिन बोलता है कि क्रॉप्स को क्लासिफाई करने का एक दूसरा तरीका भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे आर ग्रोन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि किस सीजन में आप कौन सा क्रॉप लगा रहे हैं, उस बेसिस पे भी हम लोग क्रॉप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिएगा जरा ध्यान से आप लोग, उसके लिए क्या क्या तरीका है जिससे कि हम क्रॉप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका खरीफ क्रॉप्स के बारे में। जरा ध्यान रखिएगा कि खरीफ क्रॉप्स क्या होता है। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि जो खरीफ क्रॉप्स है इनको हम लोग रेनी सीजन में लगाते हैं। आप बोल सकते हैं कि क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, या फिर आप समर सीजन बोल सकते हैं, उनको हम लोग खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। अब द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर में। पता है आपको कि इंडिया में रेनी सीजन हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है। अब खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या आ जाएंगे, तो पैडी में सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। अच्छा, अब आप जानते हैं कि खरीफ क्रॉप्स को हम लोग रेनी सीजन या समर सीजन में क्यों लगाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि पता है आपको कि समर सीजन में हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है रेनी सीजन में, और जो खरीफ क्रॉप्स हैं दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, तो इनको जो है काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम लोग खरीफ क्रॉप्स को रेनी सीजन में लगाना प्रेफर करते हैं। इसमें पैडी में सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, खरीफ, ये जितने भी आप क्रॉप्स देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए रबी क्रॉप्स। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं इनको हम लोग कभी कभी समर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, और रबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, बिकॉज दे आर सोन इन विंटर सीजन। देखिए, द क्रॉप्स सोन इन द विंटर सीजन हमारे इंडिया में अक्टूबर से मार्च, इस टाइम पीरियड को कहा जाता है, तो आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अब देखिए, रबी क्रॉप्स में आपका वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये सब आपके जो हैं रबी क्रॉप्स में आते हैं।
अच्छा, तो मस्टर्ड जो है आप सरसों जानते होइएगा, ग्राम चना, वीट मतलब गेहूं हो गया, पी मतलब मटर हो गया, लिनसीड जो है इसको आप लोग तीसी वगैरह के नाम से जानते होइएगा। अगर कोई विलेज से बिलोंग करता होगा बच्चा तो उसको पता होगा, लिनसीड जो है इसको हम लोग तीसी के नाम से जानते हैं। इसका तेल भी होता है और दूसरी चीज़ की बहुत लोग इसकी चटनी बना करके भी खाते हैं। तो चलिए, रबी क्रॉप्स आप समझ गए क्या होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कुछ बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले ये जो आपका दोस्त है बूझो, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। ये अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपका दोस्त कि आप जो है पैडी को विंटर सीजन में आप क्यों नहीं लगा सकते हैं। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। पैडी मतलब धान होता है, क्यों नहीं लगा सकते। तो आप अगर इस चैप्टर को ध्यान से पढ़े हैं तो अब आप बताइए कि विंटर सीजन में आप पैडी को क्यों नहीं लगा सकते हैं, आंसर दीजिए। चलिए, आपको हम टाइम दे रहे हैं सोचने का, आप जल्दी से सोच के आंसर दीजिए। तो आई थिंक कि आप सोच लिए होइएगा। चलिए, अब आप क्या सोचे हैं या फिर आप आंसर क्या लिखे हैं, आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा मैच कर लेते हैं। चलिए, आंसर जो है आपके लिए तैयार है। तो कह रहा है कि बिकॉज पैडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो। आपको पता है कि पैडी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है ग्रो होने के लिए, है ना। तो आपको बताया हमने कि जो पैडी है आपका रबी क्रॉप्स है कि खरीफ क्रॉप्स है। तो पैडी आपका खरीफ क्रॉप्स है। अभी आपको मैंने पढ़ाया है पैडी के बारे में कि पैडी जो है वो खरीफ क्रॉप्स है। तो देखिए, जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। तो आपको पता है कि पैडी एक खरीफ क्रॉप्स है, तो पैडी को अगर आप विंटर सीजन में लगा देंगे तो उसको उतना पानी मिलेगा नहीं, क्योंकि उस विंटर में तो बारिश होती नहीं है हमारे यहाँ इंडिया में। तो फिर आप अगर एक्सटर्नल सोर्स से उसमें पानी देंगे उस फसल को तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, कितना आप एरीगेशन करेंगे। तो इसके लिए जो है आप क्या कीजिए कि पैडी को समर सीजन में लगाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। सो इट कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन बिकॉज देयर इज अ वेरी लेस रेनफॉल इन दिस सीजन। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। अब है कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन। इसमें कहना चाहता है कि जब आप क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए, ये क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉइल को तैयार करना होगा सबसे पहले। अच्छा, तभी जा कर के आपका जो है फसल आप उसमें लगा पाइएगा। नेक्स्ट है सोविंग, यानी कि फसल तैयार हो गया उसके बाद जो है आप बीजों की बुआई कर सकते हैं। फिर आपको मैन्योर फर्टिलाइज़र भी ऐड करना है, क्योंकि इसके बिना फसल का जो प्रोडक्शन है वो आपको अच्छा नहीं हो सकता है। उसके बाद इरिगेशन है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई। सिंचाई यानी कि पानी देना। जैसे कि आपको वाटर की ज़रूरत होती है उसी तरह से पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कि प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब आपको पता है कि आपको एक प्रॉपर हाइजीन रखना, मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, अपने आप को जर्म्स वगैरह से, वायरस से नहीं बचाते हैं तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। तो उसी तरह से जो फसल हैं उनमें भी कीड़े लग जाते हैं। तो इसीलिए आपको समय समय पर उनको प्रोटेक्ट करना वीड से काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे वो आपके फसल को डैमेज करेंगे और एक समय आएगा जब आपका प्रोडक्शन काफ़ी लो हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है कि हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि फसलों की कटाई करना। जब आपको लगता है कि आपका फसल तैयार हो गया है तो अब आप उसको खेत में लंबे समय तक नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर सारा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। तो इसी के लिए जो है हार्वेस्टिंग यानी उनकी कटाई समय से भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्टोरेज। अब आप फसल को काट लिए तो काटने के बाद इनका जो प्रॉपर स्टोरेज करना ये भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप सही से इनका स्टोरेज नहीं करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो फसल है वो रखे रखे बर्बाद हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिक प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन जो कि आपको करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो है अब हम लोग देखते हैं। अब इसको हम लोग जो है सबसे पहला क्या था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो चलिए इसको जो है अभी हम स्टडी करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप।
सबसे पहले जब भी आप फसल लगाएंगे तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी आपको तैयार करना है ताकि वो मिट्टी जो है वो आपके फसल के ग्रोइंग के लायक है कि नहीं, ये आपको पहले ध्यान रखना है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल को हम लोग मतलब उसको पलटा जाता है। जैसे कि जब प्लॉइंग आप लोग करते हैं, इसको तो हम लोग ऐसे आगे देखेंगे, जब आप प्लॉइंग करते हैं तो उसमें मिट्टी को आप क्या करते हैं, पलटते हैं। प्लॉइंग का मतलब क्या हुआ कि नीचे की मिट्टी ऊपर आती है और ऊपर की जो मिट्टी है वो नीचे चली जाती है ना। तो सबसे पहले क्या है कि आपको उसको क्या करना है, प्लॉइंग करना है। इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल। सबसे पहले उसको मिट्टी को पलटना होता है और फिर उसको लूज करना होता है, ढीला करना होता है। ढीला करना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है इसको भी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। देखिए अब अभी इसका आंसर आपको मिल गया कि मिट्टी को लूज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मिट्टी को लूज करेंगे तो दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होगा कि आपके जो फसलों का जो रूट होगा वो काफ़ी मिट्टी के अंदर तक जाएगा और जड़ें जो होगी अगर मिट्टी को काफ़ी मजबूती से पकड़ी हुई होगी तो आपका फसल मजबूत होगा, वो जल्दी डैमेज नहीं होगा। मतलब अगर फसल आपका कमज़ोर है तो हल्की भी बारिश हुई, थोड़ा भी हवा चलता है तो उस केस में क्या होगा, आपका फसल डैमेज हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बोला कि लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ ईजिली। दूसरी चीज़ की अगर मिट्टी काफ़ी लूज है तो आपका जो रूट्स है वो काफ़ी आसानी से ब्रीथिंग कर सकता है। ब्रीदिंग बोले तो आसानी से वो सांस ले सकता है। मिट्टी काफ़ी अगर भुरभुरी होगी, लूज होगी तो जो एयर है वो अंदर तक जाएगा और दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो दूसरी चीज़ की आपका जो जड़ है वो जड़ काफ़ी अंदर तक जाएगा और उससे क्या होगा कि आसानी से मिट्टी को पकड़ के रखेगा और वो जल्दी टूटेगा नहीं। आपका जो पेन है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि मिट्टी काफ़ी लूज है, ढीली है, तो उसमें जो अर्थवर्म होता है जिसको केचुआ आप लोग बोलते होइएगा, उसका जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो मिट्टी में सॉइल में मौजूद होते हैं, तो उनका भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होगा। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। अब आपको जान करके खुशी होगा कि ये जो कुछ माइक्रोब्स है, अर्थवर्म है, इनको हम लोग फार्मर्स फ्रेंड के नाम से जानते हैं। ये किसान के मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। ऐसा क्यों? सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि ये क्या करते हैं कि मिट्टी को और ज़्यादा है ना सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं। दूसरी चीज़ की ये कि वे उसमें कुछ मिट्टी को जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड कराते हैं, जिसको ह्यूमस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये उसी में सड़ते गलते हैं और इनका जो अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, जिससे कि मिट्टी काफ़ी फर्टाइल आपकी मानी जाती है। तो देखिए अब ज़्यादा कि अब जो है हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बेस्ड ऑन द चैप्टर जो अभी तक आप समझे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजीली। ये आपको आंसर करना है। आपको बताना है कि मिट्टी को जब हम ढीला करते हैं तो आपके जो रूट्स हैं वो काफ़ी आसानी से ब्रीदिंग कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो आपको ये रीज़न देना है कि ऐसा। देखिए तो इसका आंसर है कि व्हेन द सॉइल गेट्स लूजन द मोर अमाउंट ऑफ एयर कैन गो डीप इनसाइड द सॉइल मेकिंग इट ईजियर फॉर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू ब्रेथ ईजिली। अच्छा, ये कहना चाहता है कि अगर सपोज दैट कि आपकी मिट्टी काफ़ी ढीली है तो इससे क्या होगा कि एयर को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा। आपका जो एयर है वो काफ़ी अंदर तक जाएगा, मिट्टी के अंदर तक जाएगा और इससे क्या होगा कि आपका जो रूट है उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या मिलेगा, एयर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे कि आपका जो रूट्स है वो काफ़ी आसानी से ब्रीदिंग कर सकता है, यानी कि ऑक्सीजन ले सकता है। तो अगर आपके रूट्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर वो धीरे धीरे मरना शुरू कर देगा। तो इसी के लिए मिट्टी को जो है काफ़ी लूज करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका जो रूट्स है उसको ब्रीदिंग करने में काफ़ी आसान हो जाता है। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे।
अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे ही हम और ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहें। तो चलिए बच्चों, अब जो है हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ये क्वेश्चन है कि व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड। अब मिट्टी को आपको पलटना क्यों ज़रूरी है, उसको ढीला करना क्यों ज़रूरी है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि एज वी नो दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स। आपको पता है कि जो मिट्टी है उसमें मिनरल्स, वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा डेड प्लांट्स, एनिमल्स भी आपके मिट्टी में होते हैं। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहते हैं बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वे इनको डिकम्पोज करते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है कि बहुत से न्यूट्रिएंट्स वापस से वो जो डेड ऑर्गेनिज्म के हैं है ना, उनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं वापस से उस मिट्टी में। These nutrients are again absorbed by plants, और उन न्यूट्रिएंट्स को फिर से आपका जो फसल है, प्लांट है, और दोबारा से उसको रीगेन करता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ। अब आप जानते हैं कि जो प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है वो कुछ ही सेंटीमीटर, जो अपर लेयर है सॉइल का, उसके कुछ ही सेंटीमीटर तक जो है आपका रूट्स जो है, आपका जो क्रॉप्स वगैरह है कुछ ही सेंटीमीटर तक नीचे गया हुआ होता है। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप। इससे क्या होगा कि अगर आप मिट्टी को उलट पुलट करते हैं, पलटते हैं और उसको ढीली बनाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो नीचे का जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो फसल है उसको अच्छे से वो सब न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, है ना। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी है वो जैसे ऊपर आती है वो साथ साथ उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स वो भी ऊपर आते हैं, और वे आपके फसल आसानी से उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। और फसल को अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छा मिला तो आपको पता है कि आपका जो फसल है वो एकदम बल्ले बल्ले। तो नेक्स्ट जो है देखिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें आपको हम लोग टिलिंग और प्लॉइंग के बारे में बताएंगे कि टिलिंग और प्लॉइंग क्या होता है। इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ लूजिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। ये कहता है कि मिट्टी को जो ढीला करने का प्रोसेस है, या फिर टर्निंग का मतलब क्या हुआ कि जब आप प्लॉइंग करते हैं तो पलट जाता है मिट्टी, यानी कि लेयर जो है उसका एक्सचेंज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग टिलिंग और प्लॉइंग के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक कि आप समझ गए होइएगा ये क्या होता है। अच्छा, अब देखिए हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो दिस इज़ डन बाय यूजिंग प्लॉ। प्लॉ का हम लोग हेल्प करते हैं। आपको अभी मैं कुछ समय पहले जो है दिखाया था टूल्स, प्लॉ क्या होता है। प्लॉज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये लकड़ी आयरन का बना होता है। इफ़ सॉइल इज़ वेरी ड्राई, कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी काफ़ी सूख जाती है, तो उस केस में हम लोग को प्लॉइंग के पहले उसको मिट्टी में पानी डालना होता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और इससे प्लॉइंग करना आपके लिए आसान हो जाता है। द प्लॉट फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। अब देखिए कभी कभी जब प्लॉइंग करते हैं, अगर मिट्टी आपकी काफ़ी हार्ड होती है तो उस केस में जो है मिट्टी के काफ़ी बड़े बड़े क्लम्प्स हो जाते हैं, जिनको आप देहाती भाषा में स्लैंग लैंग्वेज में आप इसको ढेला बोल सकते हैं। बड़े बड़े मिट्टी का बहुत बड़ा बड़ा ढेला होता है। तो ये जो होता है इसको क्रम्प्स आप बोलते हैं। तो ये इनको थोड़ा तोड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े होंगे तो फिर क्या होगा और फसल के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। इनको तोड़ना ज़रूरी है। फिर लेवलिंग करना होता है। द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। फिर आपको लेवलिंग करने का मतलब क्या हुआ कि सारे मिट्टी खेत का जो एक लेयर है उसको एक लेवल में लाना। अगर ऊबड़ खाबड़ होगा तो इस केस में क्या होगा, कोई सीड्स होगा जिसको प्रॉपर अमाउंट हो, किसी को ज़्यादा मिट्टी मिल जाएगी, किसी को जो है बहुत कम मिल जाएगी, फिर उसके रूट्स का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। या फिर आप सीड्स ऐसे फेंकेंगे, वो ऐसे एक्सपोज रहेगा, फिर पता चलेगा कि बहुत सारे बर्ड्स वगैरह हैं और सारे सीड्स जो आप खेतों में डाले हैं उसको खा गए, तो फिर फसल क्या होगा आपका घंटा,
तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़रूरी हैं। अब देखिएगा आप ज़रा यहाँ पे कि लेवलिंग के लिए हम लोग एक लेवलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेवलर क्या होता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा ताकि आप देख करके समझ जाइए। अच्छा, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग टिलिंग से पहले मैन्योर ऐड कर देते हैं। एक बार खेत का आप प्लॉइंग कर दिए, अब आप उसमें मैन्योर ऐड कर दीजिए, आपको लगता है कि हाँ कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कम हो गया है, तो आप अलग से जो है मैन्योर ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो मिट्टी है वो पूरी तरह से बिखरी हुई होती है, और उस समय जब आप उसमें डालेंगे मैन्योर तो वो पूरी तरह से मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा। फिर आप लेवलिंग कर देंगे तो वो आपका मिट्टी के अंदर चला जाएगा और धीरे धीरे जो है उसमें डिकम्पोज हो करके जो आपका सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को, ह्यूमस को बढ़ाएगा। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। यही मैंने जो बताया आपको कि ये आपका सॉइल के साथ मैन्योर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। द सॉइल इज मॉइस्चन बिफोर सोविंग। अब ये भी कहता है कि हम लोग जो है सोविंग से पहले जो है मिट्टी को थोड़ा नम करते हैं, मॉइस्चन करते हैं, मतलब उसको में पानी डाल कर थोड़ा उसको नमी उसमें लाते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि आपका जो सीड्स होगा वो काफ़ी अंदर तक जो है जा सकता है और किसी तरह का उसको ग्रो होने में किसी तरह का उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये देखिए आप लोगों का डिमांड था कि लेवलर क्या होता है, हम आपको बताएं। ये देखिए ये एक लकड़ी का बहुत बड़ा, देख रहे हैं ना, फ्लैट ब्रॉडर एक सरफेस होता है जिसमें वजन होता है, और इसको जो है आप इस तरह से क्या करते हैं कि जब आप किसी जानवर के हेल्प से इस तरह से आप जब इसको खेतों में, पूरी खेतों में दौड़ा देते हैं तो पूरे मिट्टी को एक लेवल में लाने का काम करता है। तो आई थिंक कि आप लेवलर के बारे में समझ गए होइएगा। अब देखिए ये जो है आपका प्लॉइंग प्रोसेस है, ये देखिए ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया। ये जो किसान भाई हैं आपके देखिए यहाँ पे हैं, और ये दो बैल हैं, बैल जो है यहाँ पे इसके कंधे पे ये इसका ये जो प्लॉ है इसका, ये देखिए लकड़ी जो है रखा हुआ है साफ्ट, और इसी को जो है ये खींचता है और इसी के सहारे जो है आपका धीरे धीरे ये देखिए नीचे जो है आपका जो है ये वुडन का काफ़ी नुकीला भाग होता है या फिर ये मेटल का होता है, जिससे कि खेतों में पूरी तरह से इसको नीचे हिला दिया जाता है मिट्टी में, और फिर जब बैल इसको खींचता है तो ये मिट्टी को भी लेकर के चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ता है इस तरह से। तो इस तरह से जो है आपका खेतों की जुताई हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि प्लॉ जो है ये क्या होता है। तो देखिए दिस इज बिंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम, काफ़ी पहले से इसका इस्तेमाल हो रहा है टिलिंग पर्पज़ के लिए। अच्छा, बोला कि एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग प्लॉइंग का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सॉइल को टिलिंग करना हो, फर्टिलाइज़र ऐड करना हो, या फिर वीड्स को हटाना हो, या फिर टर्निंग द सॉइल, सॉइल को जो है पलटना हो, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये जो है लकड़ी का बना हुआ होता है और एक पेयर ऑफ बुल्स मतलब एक जोड़ी बैल होते हैं जो इनको खींचते हैं, उनके कंधे पे इसको रखा जाता है, या फिर जो है कुछ अदर एनिमल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हॉर्सेज, कैमल्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। इट कॉन्टेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, एक काफ़ी मजबूत ट्रायंगुलर आयरन का स्ट्रिप होगा, है ना, कॉल्ड प्लॉ शेयर जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, अभी जो आपको मैंने पीछे डायग्राम में दिखाया, द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लॉ शाफ्ट। देखिए आप अगर देखना चाहें तो फिर से जो है देख सकते हैं। ये देखिए फिगर को मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो है लकड़ी का एक लंबा एक लॉग होता है, इसको प्लॉ शाफ्ट आप बोल रहे हैं, और नीचे देखिए एक लोहे का काफ़ी मजबूत ट्रायंगुलर शेप का नुकीला पार्ट होता है, इसको प्लॉ शेयर। ये देखिए ये जो पार्ट दिख रहे हैं ना ये ट्रायंगुलर, इसी को हम लोग प्लॉ शेयर बोलते हैं, और ये जो है आपका प्लॉ शाफ्ट हो गया। इसको आप लोग बीम बोलते हैं। इस बीम को जो है आपका जानवर है उसके कंधे पर रख देते हैं, और जानवर का ये जो टीला निकला होता है, इस टीले के सहारे ये जानवर इसको खींचता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये आप समझ गए कि प्लॉ क्या होता है।
अब बोल रहा है कि द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड द प्लो शाफ्ट, देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। अच्छा, एक एंड पे जो है हैंडल होता है जिसको पकड़ करके किसान लोग जो है उसको पकड़ के मिट्टी में हलाए हुए होते हैं और वो बैल उसको खींचता है और इस तरह से मिट्टी की खेतों की जो है जुताई हो जाती है। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम, जो दूसरा एंड है वो बीम से अटैच हो जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया फिगर में। वो जो बीम है, बीम को जो है हम लोग जो भी आपका जानवर उसके कंधे पर रख देते हैं, विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। तो इसके लिए जो है आपको वन पेयर चाहिए, एक जोड़ी बैल या जानवर चाहिए, और फिर आपको एक किसान होता है और ये आसानी से प्लोइंग कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ नोट जो कि इम्पोर्टेंट नोट हैं, ये ज़रा आप ध्यान से नोट कर लीजिए आप अपने नोटबुक में। द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली being replaced by iron plow nowadays। देखिए, इंडिजिनस का मतलब होता है कि जो स्वदेशी जो हमारे वुडन प्लो होते हैं, जो हमारे जो पहले के वुडन प्लो होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, तो इनके टूटने का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता था, जल्दी टूट जाते थे। अगर मिट्टी सपोज दैट की थोड़ी टफ है, कड़ी है, तो उस केस में जो है ये कभी कभी ऐसा देखा जाता था कि जल्दी टूट जाते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग इसको रिप्लेस कर दिए आयरन प्लो, कि आयरन का प्लो जो है बनाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि आपकी जो इसकी जो लाइफ है जो प्लो की ये काफ़ी बढ़ गई। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा हम लोग हो जो है इसको बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ हो, ये क्या होता है। तो देखिए, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये जो है क्या होता है, एक सिंपल टूल होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग वीड्स वगैरह को हटाने में करते हैं और मिट्टी को लूज करने में करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि वीड्स क्या होता है। तो वीड्स जो है ये आपका कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनको हटाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन होता है, ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन। इसके अलावा ये कहना चाह रहा है कि ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन होता है, इट इज़ फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड देखिए ये फिगर है, इस फिगर के सहारे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि द सिंपल डायग्राम ऑफ होए ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका ग्रीफ होता है, हैंडल, ये ग्रीफ हो गया, ये हैंडल हो गया, ये बीम हो गया, और ये देखिए बेंट प्लेट होता है जो मेटल का होता है, और ये आपका रॉड हो गया। तो आई थिंक तो ये डायग्राम देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। फिगर देखने से आप चीज़ों को ज़्यादा विजुअलाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए कल्टीवेटर। तो आज के समय में प्लॉइंग के लिए जो है हम लोग ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो मॉडर्न मेथड है। अच्छा, यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इससे क्या होता है कि आपका लेबर भी बचता है, यानी कि आपका मेहनत भी बचेगा और दूसरी चीज़ की आपका टाइम भी बचेगा। ये कहना चाह रहा है कि आज का जो टाइम है हम लोग मॉडर्न डे में कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए जो ट्रेडिशनल जो हल था उसमें देखिए एक ही ऐसा प्लोइंग एक ही शाफ्ट होता था, लेकिन इसमें देखिए आगे पीछे दो दो होते हैं, और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ऐसे देख रहे हैं ना, 6 7 इसमें कॉलम होते हैं, और हर एक में दो दो देखिए हल की तरह बना हुआ ट्रायंगुलर शेप होता है। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी एक लार्ज एरिया में आप जो है कम समय में प्लॉइंग कर सकते हैं और बहुत जल्दी से तेज़ी से कर सकते हैं। आपको समय भी कम लगेगा और मेहनत भी बिल्कुल न के बराबर है इसमें, ठीक है। तो ये कल्टीवेटर है। नेक्स्ट आता है सोविंग। तो सोविंग की अगर हम बात करें तो सोइंग का मतलब होता है कि बीजों की बुआई करना। तो देखिए सोइंग जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अच्छा, अब बीजों को बोने से पहले आपको ध्यान रखना है कि गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी ये होना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, आर सेलेक्टेड फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। ओके, तो अगर आप फार्मर्स हैं तो आप वैसे बीज का चुनाव करना चाहेंगे जो बीज आपको काफ़ी अच्छा पैदावार दे।
क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप कुछ अनहेल्दी सीड्स को खेतों में डाल दिए तो इससे क्या होगा, कुछ आपका जो सीड्स है वो जर्मिनेट होगा और कुछ नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये ओवरऑल आपका जो प्रोडक्शन है उसको ये अफेक्ट करेगा। तो नाउ फिर से पहली जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आ गई है, तो इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप देख पाइए। One day I saw my mother put some gram seeds in vessel and pour some water on them। अच्छा, ये देखती है कि एक दिन इसकी माँ जो है कुछ ग्राम सीड्स को रखती है एक वैसल में, उसमें कुछ पानी रखती है। अच्छा, कुछ समय बाद वो देखती है कि कुछ ऐसे सीड्स हैं ना जो वाटर सरफेस से फ्लोट करने लगते हैं और कुछ जो है जो नीचे बॉटम में है। तो इसको काफ़ी आश्चर्य होता है, ये जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं, इसकी मदद कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए आप सोचिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे अभी। आर दिस सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। आपको ये बताना है, सोच करके बताइए कि वैसे सीड्स जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं वे जो सीड्स हैं लाइटर होंगे या हैवी होंगे अदर सीड्स से अगर हम कंपेयर करें। ऑब्वियसली वे लाइटर होंगे। वाई वुड दे बी लाइटर, तो अब आपको बताना है कि वे लाइटर क्यों हैं। ठीक, तो देखिए डैमेज सीड्स बिकम हॉलो। अगर मान लीजिए कि वो सीड्स आपका डैमेज हो गया, उसको कीड़ा मकोड़ा खा गया है, तो अंदर से क्या होगा, हॉलो हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। और जब खोखला होगा तो हल्का भी हो जाएगा। अब जब आप उसको पानी में रखेंगे तो काफ़ी हल्का होगा, जिसकी वजह से पानी के सरफेस पे वो तैरने लगेगा। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन गुड सीड एंड बैड सीड। कौन सीड अच्छा है और कौन सीड खराब हो गया है, इसको भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसको जब आप पानी में डालेंगे तो जो ख़राब सीड होगा वो वाटर सरफेस पर तैरने लगेगा और जो अच्छा होगा, हैवी होगा, वो पानी के नीचे आपका जाके बॉटम में बैठ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है जिससे कि आप कौन सीड अच्छा है और कौन ख़राब है उसको आपस में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए ट्रेडिशनल टूल की अगर हम बात करें तो वैसे टूल्स है ना विच आर यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनेल। अब देखिए जो बीजों को बोने के लिए जो ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था वो कुछ ये देखिए फनेल लाइक शेप होता था। यहाँ जो है ये देखिए ये एक फनेल की तरह एक शेप होता है। इसमें क्या होता है कि आप सीड्स को डालते हैं और यहाँ से एक ट्यूब की तरह एयर आता है और यहाँ से जो है आपका बैल इसको खींचते रहता है और ये सीड्स जो है एक एक दो दो करके जो है इस मिट्टी में जगह जगह पे थोड़ा डिस्टेंस पे है वो मिट्टी में आपका क्या होगा, गिरते रहेगा और बाद में आप लेवलिंग कर देंगे तो अंदर चला जाएगा। अच्छा, तो फनेल लाइक शेप होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनेल passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These end pierce into the soil and place seeds there. ये जो एंड होता था मिट्टी में अंदर जा कर के हला हुआ होता था और पीछे से जो है आगे से क्या होता था कि हल जो है उसको बैल जो है हल जो है मिट्टी को खोदता था और वो सीड्स जो है उसके नीचे धीरे धीरे एक एक दो दो करके गिरते जाता था। तो ये ट्रेडिशनल मेथड था किस चीज़ का, सोइंग द सीड्स। अच्छा, अब देखेंगे कि सीड ड्रिल क्या होता है। देखिए ये जो है थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक है बीजों की बुआई करने का, जिसमें हम लोग सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के समय में यूज हम लोग कर रहे हैं, ये फिगर में आप देख सकते हैं, इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये जो है इसका इस्तेमाल हम लोग ट्रैक्टर के हेल्प से करते हैं। अच्छा, दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसका फ़ायदा क्या है कि ये बीजों को इक्वल डिस्टेंस पे क्या करता है, देखिए ये डालता है और दूसरी चीज़ ये कि एक प्रॉपर डेप्थ में रखता है, यानी कि बीजों को एक प्रॉपर गहराई में भी डालना ज़रूरी है मिट्टी के अंदर। अब देखिए बीज अगर ज़्यादा ऊपर है तो भी आपके फसल के लिए अच्छा नहीं है और अगर बीज को आप ज़्यादा मिट्टी के अंदर डाल दिए तो भी वो बीज सड़ गल सकता है, क्योंकि उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, जिससे कि वो आपका बीज डैमेज हो सकता है। तो आपको जो है न ज़्यादा गहराई पे रोपना है और न ही ज़्यादा ऊपर। अगर आप एकदम ही ऊपर एक्सपोज कर देंगे
है ना, एयर में, तो उस केस में क्या होगा कि जो बर्ड्स वगैरह हैं उनको वो दिख जाएगा और फिर वो सारे बीज खुद चुग जाएंगे और फिर पता चला कि सारा बीज ही खा गया और आपका खेत ऐसे ही रह गया और आप मुंह देखते रह गए। तो इसके लिए जो है आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये काफ़ी यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। दूसरी चीज़ ये भी कि अगर आप बीज को डाल दिए तो उसके बाद लेवलिंग करना, उसको कवर करना भी काफ़ी ज़रूरी है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। नहीं तो फिर पता चला कि सारा बर्ड्स आया झुंड बना के और सारे के सारे सीड्स को खा गया। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। दूसरी चीज़ ये कहना चाहता है कि आपको जो है सीड ड्रिल के हेल्प से अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और दूसरी चीज़ की आपका मेहनत तो बचेगा ही बचेगा, वो आपके लिए बोनस है। अब चलिए फिर से जो है क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहा है कि देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल। ये जो आपके दो दोस्त हैं उसमें से एक ये जानना चाह रहा है या चाह रही है, जो भी आप बोले, कि उसके स्कूल के पास में एक नर्सरी है। तो उसमें से वो लोग देखते हैं कि फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वे केप्ट इन ए स्मॉल बैग्स। तो क्या लोग देखता है कि जो छोटे छोटे पौधे हैं वो स्मॉल बैग्स के अंदर, जो गनी बैग्स वगैरह होते हैं जूट वगैरह के, उसके अंदर वे रखे हुए हैं। तो वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। वे जानना चाहते हैं कि आखिर जो नर्सरी में जो छोटे छोटे प्लांट वो देख रहे थे कि वो गनी बैग्स के अंदर रखे हुए थे, तो ऐसा क्यों है। तो क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो आप इसका आंसर दीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि पैडी वगैरह आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, उनको पहले नर्सरी में उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। जब वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे तो मैनुअली जो है उनको हम लोग खेतों से निकालते हैं और फिर उसको जो है हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं दोबारा से, जिसको हम लोग ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ ऐसे फॉरेस्ट प्लांट हैं जो कि जंगली पौधे होते हैं या फिर कुछ फ्लावर होते हैं, है ना, उनको हम लोग इस तरह से प्लांटिंग करते हैं पहले नर्सरी में और उसके बाद जो है हम लोग इसको दोबारा से खेतों में रीप्लांटेशन इसका करते हैं। तो ऐसा देखिए, ऐसा करने का क्या मतलब है, ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। तो एक्चुअली इससे क्या होता है कि जब आप बीजों की बुआई करते हैं तो उस समय तो आपको पता नहीं होता है ना कि आप जो बीज डाल रहे हैं वो अच्छा है ख़राब है, या फिर मान लीजिए कि कुछ थोड़ा बहुत अगर डैमेज है। अगर मान लीजिए कि पूरी तरह से डैमेज है तो वो तो पानी के सरफेस पे आ जाएगा, फ्लोट करने लगेगा, लेकिन जो बीज थोड़ा बहुत डैमेज है वो तो नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। या फिर आपका डालने के बाद मान लीजिए कि अगर उसमें जर्म्स वगैरह का माइक्रोब्स का अटैक हो गया, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े उसमें लग गए, तो उस समय तो आपको पता नहीं है। तो अगर वैसे ही आप छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, पता चलेगा कि आपका जो खेत है उसमें कुछ जो डैमेज्ड जो सीड्स हैं वो तो बिना मतलब का जगह ले रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन तो होगा नहीं, तो फिर उतना एरिया आपका क्या होगा, ऐसे छूट जाएगा। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि पहले वहाँ से उसको पिकअप करके जो बीज अच्छे होते हैं, जिनसे जो जर्मिनेट होते हैं, उनको उखाड़ते हैं और फिर से उनको हम खेतों में एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो है ऐसे बेकार जो है फील्ड जो है छूटता नहीं है। क्योंकि आप मान लीजिए कि ऐसे अगर नहीं लगाएं, ऐसे अगर आप बीज को लगा दिए और वो बीज नहीं हुआ तो उतना तो एरिया वो बेकार चला गया खेत का। लेकिन वही जब आप सेलेक्ट करके ले रहे हैं तो अब आपको पता है कि ये जर्मिनेट हो गया है, तो खेत में भी लगाएंगे तो जर्मिनेट होगा। तो इस तरह से जो है अब आप पूरे खेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर से क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। बूझू जो है ये जानना चाह रहा है कि आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फॉर्म, इन द नेबरिंग फॉर्म द प्लांट वेयर वीक। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये देखता है कि एक फॉर्म देखता है जिसमें वो देखता है काफ़ी हेल्दी क्रॉप है, जो फसल देखता है एक फॉर्म का वो काफ़ी हेल्दी है। मतलब कि आप लोगों में भी, आप लोग भी देखते होइएगा कि आपके ग्रुप फ्रेंड सर्किल में
कुछ दोस्त होंगे जो काफ़ी हेल्दी होंगे, हट्टे कट्टे मोटे ताजे होंगे, और कुछ दोस्त होंगे आपके जो काफ़ी दुबले पतले होंगे, है ना। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो काफ़ी हट्टा ताज़ा है वो भरपेट खाना खाता होगा, पूरा न्यूट्रिएंट्स लेता होगा, है ना, फल ताज़ी सब्जी ये सब खाता होगा, और जो दुबला पतला होगा उसको आप क्या कर सकते हैं। तो उसी तरह से प्लांट्स के साथ भी ऐसा होता है। तो वही दिखता है कि एक जो फॉर्म है वहाँ पे काफ़ी हेल्दी क्रॉप्स है, और वही जो नेबरिंग फॉर्म है उसके बगल वाला उसमें दिखता है कि काफ़ी वीक फसल है ना, उसके फसल काफ़ी कमज़ोर है। तो वाई डू सम प्लांट्स गो बेटर देन अदर्स। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स दूसरे की तुलना में काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है ये कहता है कि कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। ये कहना चाह रहा है कि जब आप कंटिन्यूअस कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स का, यानी कि एक ही खेत में आप फसल जो है बार बार जब आप उपजाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी है वो काफ़ी पुअर हो जाती है न्यूट्रिएंट्स के मामले में। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक फसल जो आप लगाएं वो कुछ न्यूट्रिएंट्स लेगा, फिर कुछ समय बाद आप दूसरा फसल लगाएं तो वो भी न्यूट्रिएंट्स लेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स के बढ़ने का रेट है वो थोड़ा स्लो होता है, और आप जल्दी फसल लगा रहे, काट रहे हैं, दूसरा लगा रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे यूज्ड अप हो जाता है आपका जो मिट्टी है उसका। तो इससे क्या होगा कि इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट मैन्योरिंग, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसमें खाद वगैरह सही से नहीं डाल रहे हैं, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट मैन्योरिंग जो है ये भी क्या होता है कि वीक प्लांट्स को बढ़ने में सपोर्ट करता है। तो आप जैसे कि क्या कीजिए कि आपको अगर लगे कि हाँ आपकी मिट्टी में आप जो है अभी तुरंत कुछ दिन पहले एक फसल लगाए हुए थे इस सॉइल में, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप दूसरा फसल लगाइए तो उसमें प्रॉपर मैन्योरिंग करना है, उसमें खाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाद पानी नहीं देंगे तो आपका जो क्रॉप है उस क्रॉप को खाद पानी मिलेगा नहीं अच्छे से, और फिर वो क्या होगा, तो खाद पानी जो है अच्छे से नहीं मिलने की वजह से ये हो सकता है कि आपका जो क्रॉप है फसल हो वो अच्छा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो है ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ फसल के पौधे जो होते हैं, यानी कि कुछ खेतों के जो फसल होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, और कुछ ऐसे फसल होते हैं जो काफ़ी वीक होते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो है हम आपके लिए लेकर के आ गए हुए हैं, इसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि अप्रोप्रिएट, अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि जो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स ये काफ़ी ज़रूरी है। अब जब आप बीजों की बुआई करते हैं ना तो उसमें दो सीड्स के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। ध्यान रखना है कि ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए ऑफ प्लांट्स। अच्छा, दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ऐसा क्यों है कि हमको सीड्स जो होते हैं उनको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाना जरूरी है, उनको ओवर क्राउडिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान से देखिएगा कि इससे क्या होता है कि इनको सफिशिएंट सनलाइट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और वाटर मिलेगा। अगर एक ही ज़्यादा ओवर क्राउड हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो आपस में मारामारी करने लगेगा, है ना, सनलाइट के लिए, एयर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। जैसे सपोज़ कि आप 10 दोस्त हैं और 10 दोस्त को हम एक ही थाली में खाना दे दें और आपको भूख लगी हो, तो फिर आप क्या करेंगे, पता चलेगा कि आप जो है सबको एकदम छीट छाट के बरोबर कर दिए, है ना। तो ये जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए अब ज़रा यहाँ पे कि एट टाइम्स ऑफ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। तो इस केस में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी आपको कुछ प्लांट्स को जो है वहाँ से हटाना पड़ जाता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देखिए कहता है द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स। देखिए मैन्योर्स की बात करता है कि वैसे सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के रूप में हम आप उसको उस मिट्टी में आप ऐड करते हैं ताकि आपके प्लांट का क्या हो, काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हो। तो इन्हीं को जो है हम लोग मैन्योर या फर्टिलाइज़र के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक कि आप समझ गए होइएगा। तो चलिए हम लोग जो है
आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, तो अब देखिएगा ज़रा, अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ मैन्योर। मैन्योर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, बोल रहा है कि ये जो मैन्योर है आपका, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के जो वेस्ट होते हैं, जब वो सड़ते गलते हैं तो सड़ने गलने के बाद जो है वो एक फॉर्म ले लेते हैं, उसी फॉर्म को हम लोग मैन्योर बोलते हैं, और ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो आई थिंक कि आप इसको समझ गए होइएगा मैन्योर के बारे में भी क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मैन्योरिंग क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मिक्स द सॉइल प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। एक चीज़ और कि आप जो है वीडियो को समझ भी रहे हैं और आप अपने नोटबुक में नोट भी करते चलिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पूरे बुक को जो है मैंने एकदम टॉपिक वाइज सेलेक्ट कर दिया है। अगर आप इस तरह से पढ़ लेंगे ना तो काफ़ी आसान हो जाएगा। आप बुक पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कौन चीज़ कहाँ दिया हुआ है। यहाँ से आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं ताकि जब आपको रिवाइज करना हो तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा रिवाइज करना। तो देखिए, मैन्योरिंग क्या है, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। आप जानते हैं कि लगातार जब आप फसलों को लगाते हैं एक ही खेत में बार बार, तो आपका जो फसल है, जो मिट्टी है आपकी, वो काफ़ी पुअर हो जाती है न्यूट्रिएंट्स के मामले में। इसीलिए जो है फार्मर्स इसमें मैन्योर ऐड करते हैं टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल। इससे क्या होता है कि सॉइल आपका वापस से रिप्लेनिश हो जाता है मिट्टी में, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है वापस उसमें पूरी तरह से उनकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम लोग मैन्योरिंग के नाम से जानते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर आप मान लीजिए कि मैन्योरिंग अच्छे से नहीं करते हैं, काफ़ी इनसफिशिएंट है या इम्प्रॉपर है, तो फिर प्लांट जो होगा वो भी आपका कमज़ोर हो जाएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइज़र क्या होता है और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंसेस हैं। हम लोग देखेंगे कि दोनों में बेहतर कौन है, किसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है, अच्छा किसका इस्तेमाल जो है हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक है, ये भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्टिलाइज़र कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ये जो फर्टिलाइज़र है ना, कुछ खास तरह के न्यूट्रिएंट्स इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके एग्जांपल में देखिए, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है ना, इसके अलावा पोटास है, इसके अलावा NPK, जिसको NPK का फुल फॉर्म होता है N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। ये तीनों होता है उसके अंदर जिस फर्टिलाइज़र में, उसको हम लोग NPK फर्टिलाइज़र के नाम से जानते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वाई द फर्टिलाइज़र आर यूज्ड बाय द फार्मर्स। अच्छा, अब एक ये क्वेश्चन, नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है हम लोगों के मन में कि फर्टिलाइज़र जो है फार्मर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आपको पता ही होगा। फिर भी आइए हम लोग देखते हैं कि यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। तो यहाँ ये कहना चाहता है कि जब आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो फार्मर्स होते हैं उनको जो प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, व्हीट, पैडी एंड में जो भी उनका फसल है, इनका जो प्रोडक्शन है अच्छा हुआ, क्योंकि मिट्टी को जब तक क्या नहीं मिलेगा, मिट्टी को जब तक सपोज़ कि न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तब तक आपका फसल ले नहीं पाएगा और फिर फसल को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है मिट्टी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, इसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अच्छा, फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। कहना चाह रहे कि ज़्यादा मात्रा में जब फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो वो सॉइल को फर्टाइल बनाने की बजाय उसको, उसके फर्टिलिटी को डैमेज करने लगता है। दूसरी चीज़ कि आप जानते हैं कि इसका यूज जो है ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है, यानी कि ये सारे फर्टिलाइज़र कभी कभी जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी के साथ मिल करके ये जो वाटर बॉडीज है वहाँ पे जा कर के जमा हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, जिसको हम लोग फैलो बोलते हैं, इन बिटवीन टू क्रॉप्स।
तो ये बोल रहा है ना कि इसके लिए आप फर्टिलाइज़र के बजाय मैन्योर का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। दूसरी चीज़ की जो मैन्योर है वो लेस पोल्यूटिंग है, यानी कि जो मैन्योर है ना वो बहुत ही कम वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मैन्योर का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी चीज़ की दूसरा तरीका ये है कि आप चाहें तो फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दीजिए, जिसको फैलो बोलते हैं, थोड़े समय के लिए। इससे क्या होगा कि वापस से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में अपने आप दोबारा बनना शुरू हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि आपके मिट्टी में जो है वापस से न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा, और फिर आप फसल लगाएंगे तो फसल अच्छा होगा, और फिर आपको फर्टिलाइज़र पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अब देखिए, अब फिर से एक दूसरा क्वेश्चन है कि मैन्योर्स क्यों यूज करते हैं फार्मर लोग। तो चलिए इसका भी हम आंसर दे रहे हैं आपको कि जब आप मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं तो इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, इससे क्या होगा कि जो सॉइल का जो टेक्सचर है वो बढ़ेगा। इसके अलावा जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होता है कि पानी को होल्ड करके रखने की जो इनकी क्षमता है वो भी क्षमता इनकी बढ़ जाती है। इसके अलावा रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा ये क्या करता है कि जो मिट्टी है ना उसको वापस से न्यूट्रिएंट्स की क्षतिपूर्ति करने में इसकी मदद करता है। ये वापस से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स है उनको पूरी तरह से उनका भरण पोषण कर देता है, और इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी आसान होगा, जब आप फसल लगाएंगे उनको आसानी से न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम लोग क्रॉप रोटेशन के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, तो आप काफ़ी ध्यान से इसको ज़रा समझिए कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। ये जो है फार्मर लोग इसको अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है इस टेक्निक को फॉलो करना। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. इसमें क्या करते हैं कि हम लोग अलग अलग क्रॉप्स को लगाते हैं। जैसे एक बार चावल का अगर लगा दिए तो अगली बार दाल का, फिर कोई और फसल का, तो इस तरह से फसल हम लोग लगाते हैं। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन। बोल रहा है कि जो नॉर्दर्न इंडिया के जो फार्मर लोग होते थे वो क्या करते थे कि लेग्यूम्स का मतलब होता है जो कुछ दलहन पौधे होते हैं उनको लगा देते थे फॉडर के लिए, जानवरों का जो चारा होता है उनके लिए, इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। अगले सीजन में वो वीट की खेती करते थे, गेहूं की। इससे क्या होता था कि रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से उनकी क्षतिपूर्ति हो जाती थी, जिसमें कि नाइट्रोजन मेन होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दलहन पौधे होते हैं वे नाइट्रोजन यानी कि प्रोटीन के काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं, और जो प्रोटीन होता है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन होता है। तो फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू एडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो फार्मर्स को भी जो है हम लोग इनकरेज कर रहे हैं कि आप जो है इस प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए, ताकि क्या हो कि आपका जो क्रॉप हो, उस जो फसल हो उसका पैदावार काफ़ी अच्छा हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज राइजोबियम बैक्टीरिया और वेयर दे आर फाउंड। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम आप सुने होइएगा। देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। सबसे पहले जो कुछ दलहन पौधे होते हैं उनके जो रूट्स जड़ होते हैं, उनके जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ की ये इनका काम क्या है, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, तो ये क्या करते हैं सबसे पहले कि जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं कि जब आप सपोज दैट कि आप जब खाद वगैरह देते हैं तो उनके अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसको वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड में वाटर सॉल्युबल कंपाउंड जिसको नाइट्रेट बोलते हैं उसमें ये चेंज करने का काम करता है। ये जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड नाइट्रेट है ये पानी में काफ़ी आसानी से डिजोल्व हो जाता है। जब ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा फिर आपका प्लांट जो है जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर के साथ साथ ये नाइट्रेट भी
पानी के साथ एब्जॉर्ब होके प्लांट के अंदर चला जाएगा और प्लांट्स को फिर नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति जो है उसकी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में ये जो है राइजोबियम बैक्टीरिया जो है लेगुमिनेस जो प्लांट्स हैं इनकी मदद करता है। तो आई थिंक कि आप समझ रहे गए होंगे, तो आपको मज़ा आ रहा होगा चैप्टर पढ़ने में, है ना। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मेन जो टॉपिक है कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है टेबुलर फॉर्म में जो है हम यहाँ पे डेटा लेकर के आगे हुए हैं आपके लिए। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ पाइए। तो देखिए, फर्टिलाइज़र जो होता है ये मैन मेड या इनऑर्गेनिक सॉल्ट आप इसको बोल सकते हैं। इसको हम लोग खुद से बनाते हैं, इसके लिए जो है लैब वगैरह में इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए मैन्योर। तो मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। ये जो क्या होता है कि एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो डिकम्पोज होता है, जो जानवरों का जो डंग होता है वेस्ट प्रोडक्ट या फिर प्लांट्स के कुछ वेस्ट होते हैं वो धीरे धीरे सड़ते गलते हैं और मैन्योर आपका तैयार होता है। अब देखिए, फर्टिलाइज़र को आप फैक्ट्री में तैयार करते हैं, लेकिन ये जो मैन्योर है ये फील्ड में तैयार होते हैं। आप कुछ समय तक ऐसे ढक के मिट्टी के अंदर छोड़ देंगे तो अपने आप वो सड़ गल के आपका खाद बन जाएगा। देखिए, फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। इसमें मिट्टी को आपको कोई ह्यूमस नहीं मिलने वाला है इससे, लेकिन जो मैन्योर है ना ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं आपके मिट्टी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन। अब ध्यान रखना है कि जो फर्टिलाइज़र है ना ये कुछ ऐसे प्लांट्स के लिए जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें ये काफ़ी रिच होते हैं। जैसे कि देखिए, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, अच्छा फॉस्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर पोटासियम, इनमें ये काफ़ी रिच होते हैं, यानी कि ये इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। लेकिन अगर हम मैन्योर की बात करें तो मैन्योर में क्या है कि इनमें इनकी मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि ये चूँकि नेचुरल है, इनको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए जो है रिलेटिवली जो है लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और या फिर आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आपका पूरे बुक का जो है मैं एकदम निचोड़ जो है मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। आपका मेहनत जो है मैं बचा रहा हूँ, चूँकि मैं काफ़ी मेहनत किया हूँ, काफ़ी स्लाइड वगैरह प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप जो है हमारे मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारा मेहनत सफल हो और हम आपके लिए इसी तरह से और भी ज़्यादा स्लाइड बना करके हम आपको इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करें। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइज़र। अब जानते हैं कि मैन्योर जो है ये ज़्यादा एडवांटेजियस है अगर हम फर्टिलाइज़र से कंपेयर करें। तो ऐसा क्या क्या रीज़न है कि मैन्योर जो है वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है, बेनिफिशियल है। तो देखिए, हम लोग इसको देखते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज, रीजन हम लोग यहाँ देखेंगे, इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है कि जो मिट्टी है ना उसके वाटर को होल्ड करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि वो पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखेगी मिट्टी। इट मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। दूसरा कारण क्या है कि ये मिट्टी को जो है काफ़ी पोरस बनाता है। अच्छा, इससे क्या होता है कि गैसों का जो एक्सचेंज है वो काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेज का एक्सचेंज होता है ये भी होना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा चीज़ कि इट इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब। कुछ ऐसे फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जो आपके फसल के लिए या फिर मिट्टी के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं, तो उनको ये इंक्रीज करने का काम करता है ना। इसके अलावा इट इम्प्रूव्स द, यहाँ देखिए, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये जो आपकी मिट्टी है इसको, इसकी टेक्सचर को जो है बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आई थिंक कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए जो है हम लोग फिर आगे प्रोसीड करते हैं।
अब आ गया इरिगेशन। इरिगेशन को हम लोग सिंचाई के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ साथ आप लोगों के लिए पानी जो है बहुत ज़रूरी है। तो पेड़ पौधों को भी पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। सिर्फ आप इनको खाना खिलाएंगे और पानी नहीं पिलाएंगे तो भी इनके लिए अच्छा नहीं है। जैसे आपको पानी पीना ज़रूरी है, उसी तरह से प्लांट्स को भी पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो इसी के लिए हम लोग इरिगेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि इरिगेशन होता क्या है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट ए रेगुलर इंटरवल। आप समय समय पे जब फसलों में पानी डालते हैं, पानी देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन के नाम से जानते हैं। इरिगेशन के बहुत तरह तरह के प्रोसेस मेथड हैं। अब देखिए फर्दर इसी में हम लोग देखेंगे कि द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए इरिगेशन का वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब देखिए कुछ ऐसे फसल होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फसल होते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस फसल को कब ज़्यादा पानी चाहिए, कब कम पानी चाहिए, उसका जो क्या स्टेज है, किस स्टेज में आपको ज़्यादा पानी देना है, कब कम देना है। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा जो है समर में अगर हम बात करें, गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो बोल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग जो है, पानी देने का जो फ्रीक्वेंसी ये हाइयर, यानी कि उस केस में उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ती है समर के मौसम में? अच्छा, तो ये आप भी ज़रा देख सकते हैं कि आप लोग भी गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी पीते होइएगा। तो बताइए इसका क्या कारण है कि गर्मी के मौसम में अब ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट आपको क्यों होती है? आप हमको इसका आंसर दीजिए ज़रा। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली में गर्मी के मौसम में आप जानते हैं कि आपका काफ़ी स्वेटिंग होता है, आपके बॉडी से स्वेटिंग होता है, जिससे कि वाटर जो है आपके बॉडी से इवेपोरेट होते रहता है और एटमॉस्फेयर में जाता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होता है आपकी बॉडी को। डिहाइड्रेशन बोले तो लॉस ऑफ वाटर, जिसको आप जानते हैं। तो आपके बॉडी से लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो लॉस ऑफ वाटर होने की वजह से आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और फिर आप ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं। तो वाई इज इट सो? देखिए कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? तो हाँ, बिल्कुल ये सही आंसर। ये बोल रहा है कि इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि गर्मी के मौसम में उनका भी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। अच्छा, आप पढ़े होइएगा ट्रांसपीरेशन के बारे में कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को कूल रखने के लिए गर्मी के मौसम में, अब देखिए सपोज़ कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप धूप में अगर खड़े हैं तो आप तो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और आप घर के अंदर चले जाते हैं, छाँव में चले जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो बेचारे खुद धूप में खड़े होते हैं और आपको छाँव प्रोवाइड करते हैं, वो बेचारे खुद धूप में खड़े होते हैं और आपको जो है ठंडक देते हैं, आपको जो है शैडो छाँव प्रोवाइड करते हैं। तो अब देखिए कि फिर वो कैसे मेकअप करते हैं धूप में, तो वो अपने आप को कैसे कूल रखते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन। वो जो एक्सेस वाटर होता है उनके अंदर, वो एक्सेस वाटर को इवेपोरेशन के थ्रू निकालते रहते हैं, जिससे कि उनके बॉडी से हीट का लॉस होते रहता है। और हीट का लॉस जब उनसे होगा तो उससे क्या होगा कि उनका जो टेम्परेचर होगा डाउन होगा, वो इस तरह से अपने आप को कूल रखते हैं। तो आई थिंक कि आप समझ गए होइएगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर सम सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। अब लोग देखेंगे कि जब इरिगेशन की ज़रूरत है प्लांट्स को, तो क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं जो इरिगेशन में हमको हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए कुछ ऐसे सोर्सेज हैं इरिगेशन के, जिसमें वेल्स हो गया, कुआं वगैरह, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स। तो ये सब जो है कुछ सोर्सेज हैं जिनके हेल्प से जो है हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। तो आई थिंक कि ये आप जो है कभी जाइएगा, कभी आप विलेज वगैरह घूमने जाइएगा ना, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट आर सम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, है ना। इरिगेशन के कुछ ऐसे ट्रेडिशनल मेथड जो काफ़ी प्राचीन समय में यूज किया जाता था फार्मर्स के द्वारा। तो कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। उसमें क्या होता है कि जो कैटल, जो जानवर लोग हैं, उनका इस्तेमाल होता था, या फिर जो ह्यूमन थे वो खुद ही उसमें इन्वॉल्व होते थे। सो दिस मेथड आर चीपर। तो ये मेथड सस्ता तो होता था लेकिन एफिशिएंट नहीं होता था। ये आपको काफ़ी ज़्यादा समय भी लेगा
और आपको जो है सिंचाई करने में काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता था पहले के टाइम में। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज, अब देखिए इसमें क्या है, मोट जिसको हम लोग पुली सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसके अलावा चेन पंप है, ढेकली है, राहत है, ये सब जो है जिसको लीवर सिस्टम हम लोग बोलते हैं, तो इन सब का जो है इस्तेमाल पहले किया जाता था। तो चलिए जो है आई थिंक आप समझ गए होइएगा, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन था, इसमें मोटर पुली सिस्टम की जो बात हम लोग कर रहे थे, तो देखिए ये कुछ इस तरह का सिस्टम होता है, मोट और पुली सिस्टम। आप देख सकते हैं फिगर के थ्रू, यहाँ पे पुली लगा होता था और इसमें रोप होता है, रोप के थ्रू आप पानी को खींचते हैं, एक वेल होता था उसके अंदर से, और फिर इस तरह से निकाल के आप डालते थे और पानी जो है आपके खेतों तक जाता था। तो आप देख रहे हैं ना कि इसके लिए जो है आपके उस खेत के आसपास में कुआं होना चाहिए, और मान लीजिए कि अगर इससे थोड़ा दूर है तो देख रहे हैं आप यहाँ से पानी डालेंगे, जाते जाते पता चला कि कुछ पानी रास्ते में ही रह गया, और इस तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और पानी का जो क्वांटिटी होगा वो भी उनको सफिशिएंट मिलने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है देखिएगा ज़रा, उसी चीज़ को यहाँ पे भी हम लोग फिगर के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये आपका जो है चेन पंप वाला सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो है चेन पंप वाला सिस्टम है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ देखिए, ये जो है आपका राहत जो है ये है। यहाँ पे देखिए इस तरह से जानवरों की मदद से जो है इसको घुमाया जाता था, और ये जो है यहाँ से पानी ले करके जो है डालते चलता था खेतों में, है ना। तो इस तरह से ये जो है काम करता है। यहाँ पे देखिए ढेकली है, यहाँ पे देखिए हैवी वज़न हम लोग डाल देते थे, जिससे क्या होता था कि ये इसको जो हम लोग थोड़ा सा लूज करते थे, तो ये पानी जो है अपने आप अंदर लेकर के इसको जो है, अगर आप इसमें डालना चाहेंगे तो फिर ये पानी ये अंदर जाएगा। इसको जो आप लूज करेंगे और फिर इसमें जब वज़न आप बढ़ाइएगा तो अपने आप जो है पानी ऊपर उठेगा, फिर यहाँ से लेकर के आप यहाँ से गिराते हैं, और ये यहाँ पे क्यारी बना हुआ होता था, क्यारी के सहारे ये खेतों में जाता था, और इस तरह से पानी जो है पूरे प्लांट्स को मिल पाता था। तो आई थिंक कि आप इसको समझ गए होइएगा, है ना, ढेकली सिस्टम क्या होता है। तो चलिए जो है हम लोग आगे जो है इसको फर्दर हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स के द्वारा हम लोग उसको उठाने में काम लेते थे। अच्छा, डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, इसके अलावा अलग अलग जो है रीजन तक इसको ले जाया जाता था। अच्छा, जैसे कि कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। अच्छा, इसमें जो है जानवरों या आदमियों का मदद लिया जाता था, आदमी लोगों का हेल्प लिया जाता था इसमें। अच्छा, सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। तो ये जो मेथड होते थे सस्ते थे, लेकिन एफिशिएंट काफ़ी कम होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखेंगे कि कुछ जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन के, ये जो है काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसको जो है आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या आता है। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहला मेथड जो है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है, ठीक। तो ये ज़रा देखिए कि ये सिस्टम क्या कहता है। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द, देखिए, अनइवन लैंड। वैसे लैंड जो काफ़ी अनइवन होते हैं वहाँ के लिए सिस्टम काफ़ी यूजफुल होता है। अच्छा, देखिए यहाँ पे कि वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप। यहाँ पे देखिए कुछ जो पाइप्स होते थे वो परपेंडिकुलर पाइप होते थे। यहाँ पे देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम का ये इमेज डायग्राम जो है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे रोटेटिंग नोजल होता था। अच्छा, आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन, जो मेन पाइपलाइन यहाँ से गया रहता था उससे ये ज्वाइन रहता था। यहाँ पे जो आपका जो मेन जो छोटे छोटे पाइप होते थे वो मेन पाइपलाइन से जो है वो ज्वाइंट होते थे एट रेगुलर इंटरवल। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर, अब मेन पाइप से जो है पानी अंडर प्रेशर के साथ जब भेजा जाता था विद द हेल्प ऑफ पंप, इट escape फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, से वो बाहर निकलते थे। इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। तो जैसे कि जब बारिश का पानी होता है ना, तो कैसे नोजल से वो पानी स्प्रे होते हैं, उसी तरह से जो है ये भी स्प्रे होता था, है ना।
तो इस तरह से जो है क्रॉप्स को पानी मिलता था। तो स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। अब देखिए ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वे वैसे प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़रूरत है जो थोड़ी पहाड़ी इलाकों में होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में होने वाले प्लांट्स कौन कौन हैं, तो उसमें आपका जैसे कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी प्लांट हो गया, इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि सेवरल अदर कुछ क्रॉप्स हैं जिनका भी इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं प्लांटेशन में। तो जो ड्रिप सिस्टम है इसमें देखिए, इन दिस सिस्टम इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो ये रहा ड्रिप सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है सीधे जो आपके जो ये जो होते हैं आपके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके डायरेक्ट के रूट्स के पास में जो पानी हो ड्रिप करके जो है वो गिरता है। यहाँ पे मोटर लगा होता है, इस पाइप के थ्रू पानी आता है, वो ड्रिप कर करके जो है यहाँ पे रूट्स के पास में गिरते रहते हैं। इनसे फ़ायदा क्या है कि पानी का बर्बादी जो है काफ़ी कम होता है। दूसरी चीज़ कि ये सिस्टम हम लोग कुछ ऐसे जैसे कि फ्रूट प्लांट्स हो गया, गार्डन वगैरह में जो आप प्लांट्स लगाते हैं, कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए या ट्रीज़ वगैरह, तो वहाँ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज़ की ये जो ड्रिप सिस्टम है हम लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं जहाँ पे पानी की काफ़ी किल्लत होती है, यानी कि जो अवेलेबिलिटी है वाटर की काफ़ी कम होती है, वहाँ के लिए बेसिकली ये ड्रिप सिस्टम बनाया गया है। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि ड्रिप सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर वीड्स। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि वीड्स क्या होते हैं। देखिए बोला कि इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। अब आप जानते हैं कि जैसे फील्ड में जब आप खेती करते हैं या फिर आप किसान लोगों को देखते होइएगा कि जब वो कोई फसल लगाते हैं तो फसल के साथ साथ कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, है ना। कभी कभी आप देखते होइएगा कि आप किसी को बुलाते नहीं और वो आपके घर पे आ जाता है, तो आप लोग जो है बिन बुलाए मेहमान उसको बोलते हैं। वो जो हमारा जो रिक्वायर्ड प्लांट है उसके साथ कंपटीशन करने लगते हैं, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वाटर हो, जो भी आप देंगे उसके साथ वो शेयर करने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्लांट्स है आपके उनको शेयर करना पड़ जाता है, जिससे क्या हो कि उनका पेट भरेगा नहीं। आप कुछ अगर दे रहे हैं तो वो बेचारा अगर शेयर कर ले तो फिर वो तो उसको तो भरपेट नहीं मिला ना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्लांट्स है उसका जो प्रोडक्शन है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है। तो यही जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं इनको हम लोग वीड्स के नाम से जानते हैं। प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। तो ये जो प्लांट्स होते हैं आपका जो मेन क्रॉप है उसके साथ अपने आप उगाता है, बिन बुलाए मेहमान जो होते हैं उन्हीं को हम लोग वीड्स के नाम से जानते हैं। एक लाइन में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए वीडिंग क्या होता है। अब चूँकि देखिए जो बिन बुलाए मेहमान हैं इन लोगों को वहाँ से हटाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वहाँ से नहीं हटेंगे तो पता चला कि आपका जो क्रॉप है वो डैमेज होने लगा या फिर उनको जो है सही मात्रा में पोषण वगैरह नहीं मिल पाया। तो इसके लिए जो है द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जो वीड्स को जब आप खेतों से हटाते हैं तो उसको हम लोग वीडिंग के नाम से जानते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. तो वही जो कि मैंने आपको समझाया वही यहाँ लिखा हुआ है। इसके लिए जो है ये आपकी जो मेन क्रॉप है उसके ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। कुछ वीड्स जो है ना वो इंटरफेयर करते हैं। ये सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। अब कुछ वीड्स हैं जो जब आप उसकी कटाई करेंगे तो वहाँ भी आपको इंटरफेयर करेगा। एंड कुछ ऐसे होते हैं ना जो आपका जो मेन फसल है उसके साथ वो मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर वो मेन फसल के साथ मिक्स हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि वो उसको पॉइजनस बना सकता है। आप जानते हैं कि जब हम पौधे की कटाई करते हैं फसल की तो उसको हम लोग फॉडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चारे के रूप में उसको जानवर लोग खाते हैं ना, उसको फॉडर डाल देते हैं जानवर लोगों को। तो जो जानवर लोग जो खा रहे हैं उसके साथ वो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा।
तो अगर वो उसके साथ मिक्स हो जाता है तो उस केस में वो तो पॉइजनस बन जाएगा ना, तो पॉइजनस बन जाएगा। या फिर मान लीजिए कि आपका जो मेन फसल है अगर उस फसल के साथ भी अगर वो आ जाता है तो भी वो पॉइजनस बन सकता है। तो इसके लिए जो है आपको उसको हटाना वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं हटाएंगे तो पॉइजनस हो जाएगा और काफ़ी इवेंचुअली जो है काफ़ी नुकसान कर सकता है। तो देखिए इसके लिए जो है फार्मर्स काफ़ी ऐसे तरीके हैं जो अपनाते हैं ताकि वो इसको हटा सकें या फिर इनके कंट्रोल को, है ना, इनके ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए जो है टीलिंग है बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग। अच्छा बोलता है कि जैसे कि जब आप बीजों को डालते हैं तो उसके पहले टीलिंग करते हैं, इससे क्या होता है कि ये अपरूट कर देता है, मतलब इनको जड़ से उखाड़ देता है ये जो वीड्स होते हैं। एंड किलिंग ऑफ वीड्स, इनको मारने का काम करता है। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। उसके बाद क्या होगा कि मरने के बाद सूखेगा और मिट्टी के साथ मिल जाएगा। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स। अब देखिए अब बोलता है कि जो वीड्स आप निकाल रहे हैं खेतों से तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, कब इसको खेत से हटाना चाहिए। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है कि जब आपको लगे कि ये फ्लावर रखने, मतलब जब इसमें फूल पकड़ने वाला है तो उसके पहले ही आप उसको फूल, या फिर आप कह सकते हैं कि बीज वगैरह जब होने वाला है उससे पहले आप उसको हटा दीजिए। नहीं तो ऐसा कि नहीं तो सपोज दैट कि अगर आप उसमें फूल लग गया या बीज लग गया उसके बाद आप हटाते तो हो सकता है कि उस केस में क्या होगा कि उसके कुछ बीज फूल टूट करके आपके खेतों में आ जाए। तो आप एक बार हटाएंगे लेकिन वापस से क्या होगा कि वापस से उसके जो बीज जो आप डाले हुए हैं वापस से बीज उसमें आ जाएगा। तो पता चला कि कुछ समय बाद फिर से वो जो वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो फिर से जो है आपके खेतों में उग गए। The manual removal include physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground, है ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अलावा देखिए मैनुअली जो है हाथ से भी इसको निकाला जाता है, इसके खुरपी वगैरह की मदद से जो है सोहनी किया जाता है, जिसको आप सोहनी के नाम से बोलते हैं। तो उसके द्वारा भी जो है उसको उखाड़ के भी निकालते हैं, या फिर घास वगैरह होता है तो उसको खुरपी से हम लोग काट के भी अलग करते हैं, या कभी कभी उसको जड़ से ही हम लोग उखाड़ देते हैं, कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। या फिर वही हो गया कि ज़मीन के काफ़ी नीचे से उसको हम लोग काट देते हैं। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ, देखिए वही जो आपको बताया कि खुरपी की मदद से, या फिर अ सीड ड्रिल इज यूज टू अपरूट वीड्स। कभी कभी जो है हम लोग सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल करते हैं। सीड ड्रिल क्या करता है कि उसको अपरूट करने में काफ़ी मदद करता है। तो आई थिंक कि आप इसको समझ गए होइएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो है ये हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। इसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके द्वारा भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम लोग वीडीसाइड बोलते हैं। जैसे कि 2,4-D एक वीडीसाइड है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल वीड्स। इनको मारने के लिए हम लोग इसका स्प्रे करते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये क्रॉप को आपके डैमेज नहीं करेंगे बट वीड्स को ये पूरी तरह से मार देंगे। इनको क्या करते हैं हम लोग के पानी के साथ डाइल्यूट करते हैं, देख लेते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद हम लोग इसको स्प्रे करते हैं इन द फील्ड विद स्प्रेयर की मदद से। तो आई थिंक कि आप जो है यहाँ तक इसको समझ गए होइएगा। फिर हम लोग जो है आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब देखिए ये जो है स्प्रेइंग वीडीसाइड, ये देखिए आपके जो किसान भाई हैं ये यहाँ पे देखिए अपने फसल पे जो है वीडीसाइड कर रहे हैं, ये देखिए स्प्रे कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं। आप कभी जाएंगे घूमने तो भी आप वहाँ देख सकते हैं। अब देखिए फिर से जो है ये बूझो आ गया आपके सामने, और ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या ये वीडीसाइड जो है वैसे पर्सन को हार्म भी करते हैं या उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट डालते हैं क्या, जो कि वीडीसाइड के स्प्रेयर होते हैं जो कि उसको स्प्रे करते हैं। तो हाँ, हार्म करते हैं। अगर हम कुछ सर्टेन प्रिकॉशन को अगर फॉलो नहीं करें तो वो उस केस में हार्म कर सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर के हेल्थ को अफेक्ट करता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो जब भी आप इस केमिकल का इस्तेमाल कीजिए तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक इसका इस्तेमाल करना है। दे शुड कवर देयर नोज, वे लोग अपने नोज़ को, माउथ को कवर कर लेते हैं पीस ऑफ क्लॉथ से जब वो स्प्रे करते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं, ये अगर कीड़े मकोड़े को मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स होंगे। तो वो टॉक्सिक एलिमेंट्स अगर आपके हमारे शरीर में चला जाए तो हमारे शरीर को भी नुकसान कर सकता है।